बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, तो आप अपने बारे में इंट्रो दें। मेरा नाम सानू जायसवाल है और मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मेरा यूजी पीजी यहीं से हुआ है और अभी मैं यहाँ पे पीजी कंप्लीट कर ली हूँ। आपने सबसे पहले ये बताया कि आपको नेट जेआरएफ के बारे में पता कब चला और कैसे पता चला? नेट जेआरएफ जब मैंने यहाँ ग्रेजुएशन में आई थी मैं, तो फर्स्ट क्लास मेरी जो है कि यूजी में सत्यपाल सर की थी। तो उस टाइम वो हम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उसी क्लास के दौरान सर ने हम लोग को ये सारी चीज़ें बताई थी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो पता चला था सर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो कि हाँ, एक एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ, जिसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद लोग पीएचडी में एडमिशन लेते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने उसी पहले क्लास से ही आपने ये मन बना लिया था कि मैं नेट जेआरएफ करूँगी और असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है मुझे? हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बता दिया कि इन्होंने सबसे पहले बार कैसे जाना नेट जेआरएफ क्या होता है, और इन्होंने सोच लिया तभी से कि हाँ, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ ही करना है। तो सबसे पहले आपका जो मार्क्स है इस बार एग्जाम में, आप उसके बारे में बताएं, कितने मार्क्स और कितने परसेंटाइल है? मेरे इस बार के मार्क्स जो है 198 है और परसेंटाइल में 99.82 है। ओके, 99 क्वेश्चन सही हुआ है। इसमें कुछ इवैल्यूएशन का जो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में हुआ, उसमें भी कुछ आपका मार्क्स कम हुए हैं? हाँ, जब मैंने फाइनल आंसर की मिलाया था, तो फाइनल आंसर की में मतलब पहले भी 2 आंसर की आ चुकी थी, लेकिन उसमें काफ़ी मिस्टेक थे, तो उस टाइम भी मेरे कम 95 से एबव क्वेश्चन थे। जब फाइनल आंसर की मिलाया मैंने, तो उसमें 103 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, लेकिन जो है कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुए थे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो जो है कि थोड़ा-सा सेकंड शिफ्ट का हार्ड पेपर था और नॉमिनेशन हुआ, तो उसमें मेरे मार्क्स कम हो गए थे, 4 क्वेश्चन कम हो गए थे, तो फाइनल जो रिजल्ट आया था उसमें जो है कि 198 मेरे मार्क्स आए थे, 4 क्वेश्चन कम करके। ओके, तो चलिए, जैसे बहुत सारे बच्चों का इस बार नॉर्मलाइजेशन से जेआरएफ रुक गया, किसी का 2 क्वेश्चन से, तो आपने एक सेफ जोन आपने पहले से समझ लिया था कि मुझे इतना क्वेश्चन के बीच में सही करना है नेट जेआरएफ का? पहले ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि जेआरएफ करना है। इतना सेफ जोन था कि कम से कम 95 एबव करना है, 97 98, क्योंकि पिछली बार जो मैंने दिसंबर में दिया था नेट, तो उसमें मेरे एक क्वेश्चन से ही रुक गए थे। 94 पे कट ऑफ बनी थी और मेरे 93 क्वेश्चन थे। तो ये था कि कम से कम 97 होना चाहिए या फिर 95 से एबव होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो ये मन में था कि इतने से मतलब 100 एबव करना है या फिर 100 के अंदर ही रहना है, तो ये था कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ये आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए, आपका ये कौन सा नंबर अटेम्प्ट था? कितना आप इसके पहले नेट जेआरएफ के लिए अपने एग्जाम दे दिया था? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट मैंने जून में दिया था, तो उस टाइम मैंने उतना कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ एजीपी एक बुक है, उसके कुछ पीवाईक्यू फर्स्ट और सेकंड पेपर के बस मैंने पीवाईक्यू पढ़े थे, तो उससे मैंने वो दिया था। तो उस बार मेरा नेट हुआ था और फिर दिसंबर में मैंने काफ़ी सीरियस होकर दिया था, अच्छे से डिटेल में पढ़ के, लेकिन उसमें मेरा एक क्वेश्चन से रुक गया था। जेआरएफ नेट हुआ था। मतलब आपने तीसरे अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए। तो जो विद्यार्थी हैं, जो देख रहे होंगे आपको, जो जान रहे होंगे, वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितना देर पढ़ती थी? एक जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए कितना देर पढ़ना अनिवार्य है? बाकी 2 अटेम्प्ट दिए तो नेट हुआ था और लास्ट अटेम्प्ट में तो काफ़ी मेहनत किए थे, और ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। दिसंबर के बाद से ही लग गई थी मैंने पढ़ने के लिए। उसमें सेमेस्टर भी थे, क्लासेस भी थी, हम लोग की एग्ज़ाम भी थे, तो जितना भी समय उन लोग को, मैंने सेमेस्टर को काफ़ी थोड़ा कम समय दिया था, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम कैसे भी क्वालिफाई करना था, तो मैंने सेमेस्टर को कम समय दिया, उसे ही पढ़ा मैंने, लेकिन इसके लिए मैं तभी से लगी थी। तो ऐसे नॉर्मल जब क्लासेस ऐसे रहती थी, तो क्लास के बाद आके थोड़ा बहुत रेस्ट करके, मतलब जितना टाइम हो सकता था पढ़ने पे ही देते थे। ओके। और एग्ज़ाम टाइम में लगभग जितना समय हो सकता था मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ने पे ही दिया। अगर जैसे आपने बोला कि आप जो दिसंबर के बाद ही आप लग गई थी इस जून के लिए, तो जैसे कि उस समय आप पीजी में थी और आपका इस सेमेस्टर का एग्जाम था, तो पीजी पे पढ़ा हुआ चीज़ कितना मतलब हेल्पफुल होता है नेट जेआरएफ के लिए? कुछ इसके बारे में बताइए।
जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वो यूजी का जो सिलेबस है हम लोग का हिस्ट्री के लिए अगर बात करें सेकंड पेपर के लिए, जी। तो यूजी और प्लस पीजी जो भी हम लोग का ये पेपर बनता है तो उससे ओके। कहीं ना कहीं जो है कि कोरिलेट करता है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है चीज़ें कंसेप्ट समझने में। फिर ये होता है कि अगर यूजी के बच्चे जो देंगे एग्ज़ाम उनको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन पीजी आते आते चीज़ें समझ में आने लगती हैं, कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है कोई भी चीज़ को समझना। अच्छा, चलिए, तो जैसे बहुत सारे ये बच्चे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ा कि आपने जो जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो आप कुछ अपने मतलब जो बच्चे देख रहे हैं उनको बताएं। बुक्स जो है कि सर हम लोग को क्लासेस लेते थे, यानी कि जब हमने पीजी का यहाँ एडमिशन लिया था तो मैंने मास्टर्स भी सर की एक ऑफलाइन क्लास चलती थी, डॉक्टर सत्यपाल यादव हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने मास्टर्स के लिए भी मास्टर एंट्रेंस के लिए भी क्लास चलाते थे, तो उसमें भी हमने तैयारी की। उन्हीं के क्लासेस से मेरा यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन भी हो पाया था हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो उसी दौरान सर ने बहुत सारी बुक बताई थी, जो बताए थे कि आप ये बुक ले रहे हैं तो आपको आगे के जितने भी एग्जाम है उन सब में आपको हेल्प करेगी। जैसे कि सर ने एक बुक बताया था हिस्ट्री के लिए सेकंड पेपर के लिए, आर्या कंपटीशन, उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, उससे एमए में पढ़ा था, उसके बाद के जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए उसके लिए दिया था हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद सर जो है कि पीवाईक्यू पे काफ़ी जोर देते थे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू लगाइए। तो उसी दौरान कुछ बुक्स भी ली थी, जैसे एजीपी की एक बुक आती है, एजीपी पब्लिकेशन की, यूजीसी नेट की, जी, जी। तो उसमें यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हुए हैं उसकी सारी रहती है, वो डिस्क्रिप्टिव बुक है, क्वेश्चन रहता है उसके पास डिस्क्रिप्शन रहता है, वो बुक थी। एक अरिहंत की बुक आती है, उसमें यूपीएससी लेवल की क्वेश्चन होते हैं, जितने भी यूपीएससी बीपीएससी जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव हाई लेवल के, उसके सारे क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं तो उसके थे, वो भी डिस्क्रिप्टिव बुक थी, तो वो बुक मैंने पढ़ा है। बस यही मैंने पीवाईक्यूज लगाए थे। हिस्ट्री के लिए हो गया। आपने फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी कहाँ से और कैसे की बताएं। फर्स्ट पेपर के लिए भी मैंने जो है कि सर बताए थे, फर्स्ट पेपर की भी एजीपी पब्लिकेशन की एक बुक आती है ओके। फर्स्ट पेपर की, तो उसके मैंने 3 सेट लगाए थे। इससे पहले भी जो एग्जाम हुए थे उसमें भी लगाए थे मैंने, तो उसके 3 सेट लगाए थे, और जो भी क्वेश्चन फंसता था तो उसको बुक से पढ़ते थे, और वो भी डिस्क्रिप्टिव बुक है, तो वो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और उसके बाद जो है कि यूजीसी की जब क्लास चलती थी, सर की ऑफलाइन क्लास चलती थी, उसमें ऋषु भैया हैं, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के ही हैं, तो वो भी हम लोग को फर्स्ट पेपर पढ़ाते थे और मुझे गाइडेंस भी हमेशा करते रहते थे कि क्वेश्चन को किस तरीके से देखें, कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक अच्छी गाइडेंस देते थे कि किस तरह से किस क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। और उसके बाद बीएचयू वाले ऐप पे मैंने टेस्ट सीरीज भी दिया है, टेस्ट दे दी थी जो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की। और इस बार पेपर जो है कि ओएमआर बेस्ड था, तो ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दिया है, ओएमआर सीट पे भी हुआ था। लास्ट के एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन पहले जी। जो है कि मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था, तो वो सब सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही। जी, तो आपने जैसे बुक्स बता दिए कि आपने अरिहंत पब्लिकेशन, एजीपी और आर्या कंपटीशन की बुक्स और एजीपी फर्स्ट पेपर के लिए आपने पढ़ा। इसके अलावा कोई और बुक्स आप सजेस्ट करेंगी जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं, या जो आप जो नेट जेआरएफ पे एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर के लिए? मैंने तो यही बुक पढ़ा है। अभी जो है कि पैटर्न हमेशा एग्ज़ाम का चेंज होता रह रहा है, तो उसके हिसाब से आगे पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर बहुत सारी बुक है, लेकिन कुछ लिमिटेड बुक्स को ही पढ़ने से ज़्यादा हमको लगता है बेनिफिट होता है। हमारे सर क्लास में कहते हैं कि 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 100 बार पढ़िए। जी, बिल्कुल, वो सर कहते हैं। और जैसे कि नेट जेआरएफ के लिए कितने महीने तैयारी आप अच्छे से करें कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। अगर आप अपना पूरा टाइम अगर इसके लिए देंगे तो 2 या 3 महीने इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स बहुत अच्छे से किया है, आपका सेकंड पेपर पे पकड़ है, तो इसके लिए 2 या 3 महीने इनफ है, अगर आपने इसे पूरा टाइम दिया तो। ओके, तो जैसे कि बहुत सारे और भी बच्चों का क्वेरी है कि दीदी जो भी हो, कि जो एग्ज़ाम के समय में जो प्रेशर, जो बर्डन होता है, तो क्या चीज़ को हमें मतलब रखना चाहिए और क्या चीज़ को हटाना चाहिए पढ़ाई के दौरान, कि हम क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में कुछ सजेस्ट करिए अपने जूनियर्स को।
सबसे पहले तो एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ये, और अगर आप पहला 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे दिया है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है मेनली फाइनल के स्टूडेंट के लिए, और जिनको यही है कि एक यही रास्ता है तो काफ़ी प्रेशर हो जाता है। तो इसके लिए है कि जितना पॉजिटिव हो सके पॉजिटिव लोगों से मिलिए, थोड़ा ऐसे ही लोग से बात करिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको अपने से दूर ही रखें। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। जी बिल्कुल। पेपर 1 की जो तैयारी थी आपकी, और जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया कि सर काफ़ी जोर देते थे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार कितने, अगर आप टेस्ट देते थे मॉक टेस्ट में, तो कितना आपके मार्क्स आते थे जब आप तैयारी करती थी, और किस तरीके से आप तैयारी करती थी पेपर फर्स्ट के लिए? क्योंकि काफ़ी बच्चों का रहता है कि सेकंड पेपर में पकड़ तो है, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए परेशान रहते हैं बच्चे। हाँ, अभी मेरा जो 2 अटेम्प्ट थे तो उसमें कहीं न कहीं फर्स्ट पेपर ही था। फर्स्ट पेपर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये था कि 27 से अबव हो ही नहीं पाता था। पहले अटेम्प्ट में मैंने जून का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा समझ नहीं आता था, थोड़ा-सा हार्ड है फर्स्ट पेपर, तो उसे मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। सिर्फ़ सेकंड पेपर मैंने पढ़ा था, वो भी पीवाईक्यू, तो मेरे हो गए थे, क्योंकि पहले भी मैंने मास्टर्स के लिए जो तैयारी की थी, सर ने तैयारी कराई थी, वो काफ़ी साथ दिया था, तो नेट हो गया उससे। तो उस टाइम मैंने बिल्कुल फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए थे। सेकंड टाइम मैंने फर्स्ट पेपर को पढ़ा अच्छे से, तो उसमें भी मेरे हम मॉक देते थे ज़्यादा, तो मॉक में 27, 28 इतने ही होते थे, इससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह जाती थी। तो ये फर्स्ट पेपर पे थोड़ा-सा ध्यान देना रहेगा, तो मेरे इस इतने क्वेश्चन सही होते थे। फाइनली जब मैंने यहाँ पे जेआरएफ का जून वाला क्वालीफाई किया, तब मेरे 34 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे। ओके। इस बार के आपने जो जेआरएफ क्वालीफाई किया, उसमें आपका फर्स्ट पेपर में कितना क्वेश्चन सही है? उसी का मैंने बताया कि उसमें मेरे 34 प्लस क्वेश्चन सही हुए ओके, थे। 34 क्वेश्चन। मॉक में मेरे क्वेश्चन उतने सही नहीं हो पाते थे। अच्छा, तो जैसे कि बहुत सारे ये बच्चे पूछेंगे कि टाइम टेबल आपका क्या रहता था पढ़ने का? कितना देर आप फर्स्ट पेपर को देती थी, कितना देर सेकंड पेपर को देती थी? तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। टाइम टेबल तो ये था कि जब तक क्लासेस होती थी तो क्लासेस के बाद आके पढ़ना होता था। तो अभी मैंने शुरू में ज़्यादा फर्स्ट पेपर को ध्यान दिया, काफ़ी डिटेल से पढ़ा, लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल सेकंड पेपर को छोड़ देते थे। सेकंड पेपर के क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व करती थी, क्योंकि ये होता था साथ में कि अगर फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर सेकंड पेपर भूल जाते थे, सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पेपर भूल जाते थे। तो दोनों को साथ में लेके चलना होगा, नहीं तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो दोनों को साथ में ले चलने के लिए आप क्या करती थी? उसका कोई सरल और सीधा उपाय बताइए। अगर मैं फर्स्ट पेपर के किसी कंसेप्ट को पढ़ रही हूँ या फिर मान लीजिए कि मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ, कम्युनिकेशन को मैं पढ़ रही हूँ, तो कम्युनिकेशन ये पढ़ रही हूँ, तो अगर सेकंड पेपर पढ़ना है तो ये नहीं हो सकता था कि दोनों का कंसेप्चुअल में पढ़ पाऊँ, ऐसे थोड़ा-सा नहीं हो पाता था। तो अगर मैं फर्स्ट पेपर के किसी टॉपिक को कवर कर रही हूँ, तो मैं सेकंड पेपर के क्वेश्चन लगाती थी। इस तरह जो है कि पढ़ाई कंटिन्यूटी बनी रहती थी और बोरियत भी नहीं होती थी और ऐसे कंटिन्यू पढ़ सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे जो बच्चे जो बिगिनर्स हैं, जो अभी थर्ड ईयर में हैं, क्योंकि एग्जाम नेट जेआरएफ का जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं वो दे सकते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो अभी आपके बिगिनर्स देख रहे हैं, जो मतलब बिगिनर जो नेट जेआरएफ का एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर में या फिर आगे, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे और उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे, बताइए। बिगनर्स के लिए यही कहेंगे कि सबसे पहले अगर आप पहली बार नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। सेकंड पेपर तो फिर भी समझ में आने लगता है, फर्स्ट पेपर पहली बार पढ़ने में थोड़ा नहीं समझ में आता है, थोड़ा-सा उसका कंसेप्ट अलग है, उसमें टीचिंग पढ़ना है, उसमें टीचिंग की थ्योरीज पढ़नी है, रिसर्च पढ़ने हैं, आईसीटी पढ़नी है, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, पीडी है यानी कि पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ कंसेप्ट है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो पहली बार में नहीं समझ में आते हैं। तो जब आप कोई एक सेट लगाएंगे, कोई भी एक सेट ले लें, जूनियर्स के लिए हम ये सलाह देंगे, और मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, तो मैं इस अपने जो है कि एक्सपीरियंस को बता रही हूँ। तो सबसे पहले किसी भी एक ईयर का सेट ले लें और उसे सॉल्व करें। शुरू में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप सॉल्व करें तो आपको लगने लगेगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, तो ये एक आइडिया लग जाता है। फिर उसके बाद आप कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, चलिए, ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, लेकिन जब पढ़ाई करते हुए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कई बार होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी, मॉक दे रहा है तो मॉक में अच्छे नंबर नहीं आते थे तो डिमोटिवेट होते थे, तब आप क्या करती थी डिमोटिवेशन से बचने के लिए, और किस तरीके से आप उससे मतलब निजात पाती थी? हाँ, ऐसा बहुत बार होता था, जब मॉक देते थे नहीं हो पाता था,
तो लगता था कि अब कैसे होगा ये, अब ये तो लास्ट बार है, चाहे इससे पहले दिसंबर वाले में तो बहुत अजीब सा घबराहट भी होने लगती थी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलने लगती थी। तो यही करते थे, थोड़ा सा जो है कि बाहर घूमते थे, थोड़ा देर मतलब 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते थे। फिर उसके बाद चीज़ें देखते थे कहाँ क्या कमी रह गई, या फिर कुछ मतलब सॉन्ग वॉन्ग सुन लेते थे मोटिवेशनल, या फिर मम्मी पापा से बात कर लेते थे। जैसे कई सारी चीजें होती हैं, मोटिवेट आदमी, डिमोटिवेट जब आदमी होता है तो घर पे बात कर लेते थे, तो आपने ये सब किया। लेकिन जब आपको लगता था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, जब नहीं होता है कि मैं क्या करूँ, ये करना तो मुझे ही है लेकिन अब कैसे होगा, तब उस समय आप क्या करती थी? जब अपनी बातें कभी किसी से नहीं कह पाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बातें मन में चलने लगती थी, तो सारी चीज़ें याद करते थे कि कितनी ज़्यादा जो है कि मम्मी पापा को मेरे से आशाएं हैं, बहुत ज़्यादा घर वालों को है कि ये कुछ कर लेगी, और दूसरी बात कि सर का है कि सर की भी बहुत उम्मीद है कि हाँ कर लेगी ये चीज़ें। सर ने इतना मतलब पढ़ाया था, क्लासेस लिया था, तो एक है कि बच्चे कर जाएंगे, तो सर का। और फिर बाकी साथ के भी अगर किसी का हो जाता था तो ये अच्छा बुरा लगता था जब कभी सर इंट्रोड्यूस कराते थे क्लास में, तो जब ये जेआरएफ है और ये नेट, तो थोड़ा सा बुरा लगता था। तो वो सारी चीज़ों को सोच के फिर ये आ जाता था कि हाँ करना है, कुछ भी हो जाए इस बार करना है। जो आपकी फेवरेट चीजें होती हैं अगर डिमोटिवेट होने के समय आप करती थी, तो आप अपना कुछ फेवरेट हॉबी बताएं जो आपका हो। जैसे है कि जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, अपनी बातें कोई किसी से कह नहीं पाती हूँ, तो मैं उसे लिखती हूँ। तो उसे लिखती हूँ, उसे पॉजिटिव वे में लिखती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें उसमें लिखती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मैं करती थी। जी। तो आप भी ये अपना सकते हैं, जो भी जेआरएफ एस्पिरेंट स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो घबराते हैं, तो जो भी आपकी फेवरेट हॉबी होगी, जैसे किसी की सिंगिंग, किसी की डांसिंग, किसी को घूमना अच्छा लगता हो, किसी को मूवी देखना, सॉन्ग, तो आप वो ऐसे करके आप उससे परेशानी से निकल सकते हैं। आप अपने कलीग से, आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात कर जरूर कर सकते हैं। तो आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर सत्यपाल सर का कितना योगदान रहा और बीएचयू वाली टीम का आपके जेआरएफ में कितना योगदान रहा? अगर मैं यहाँ बीएचयू में हूँ, ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं यहाँ पे बीएचयू में हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, या फिर मैंने सेमेस्टर क्वालिफाई किया है, और यहाँ सबसे बड़ी बात कि मैं जेआरएफ जैसे इतने बड़े एग्ज़ाम की क्वालिफाई करी हूँ, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ, उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई, चाहे वो मैंने बेसिक एजुकेशन हो या फिर जो 11th-12th जो भी मैंने किया है, उसमें मेरे शिक्षकों का काफ़ी योगदान रहा है, माता-पिता के साथ-साथ। उन्होंने मुझे ये जब मैंने ग्रेजुएशन में आया था तो मेरे टीचर्स ने मुझे यहाँ पे भेजा था। उन्हीं का आज योगदान है कि मैं इस बड़े से यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मेरे माता-पिता से भी ज़्यादा। उन्होंने यहाँ पे मुझे 12th तक तो बहुत सपोर्ट किया ही हर चीज़ से, पढ़ाई से लेकर लिखाई तक, और लेकिन यहाँ पे आने तक का भी सफ़र उनके द्वारा ही पूरा हुआ है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उतने छोटे से जगह से जहाँ से अभी कोई नहीं आया है, यहाँ पे मैं एडमिशन ली हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जो एक सर ही हैं जिनसे लगा कि हाँ मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मैंने सीखा है, वो मेरे लिए आदर्श भी हैं। तो ग्रेजुएशन में सारी चीज़ें सर समझाते थे एकदम, और उन्हीं से धीरे-धीरे सीखा। मास्टर्स में सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में थे, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि सिर्फ एक सेमेस्टर ही में हमने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद किसी सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, बहुत वीक हो गया था। और कभी मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा था, तो हिस्ट्री को समझने का, हिस्ट्री को जानने का, जो चीज़ें भी हैं हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे, वो सारी चीज़ें मैंने सर से जाना है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं। क्योंकि शुरू में जब हम आए थे तो मुझे बिल्कुल हिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, बहुत परेशान होती थी, बहुत परेशान। और लेकिन जब सर की क्लास की है, सबसे पहले मैंने क्लास सर की की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वही एक क्लास थी, वही एक सब्जेक्ट था जिसे मैं एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ती नहीं थी। जो चीज़ें सर क्लास में बता देते थे वो मैं एग्ज़ाम में लिख लेती थी, इतना अच्छा सर क्लास में पढ़ाते थे। फिर मास्टर्स में यही हुआ, सर ने क्लास लिया बहुत अच्छे से, और मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया सर की वजह से ही। और उसके बाद जितने भी सर ने जो भी क्लास लिए, जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे, क्योंकि सर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग को पढ़ाते थे और ग्रेजुएशन में वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री सर इतना अच्छा से पढ़ाए थे, कुछ कुछ टॉपिक जैसे एक्ट्स हो गए और भी, तो वो चीज़ें अभी तक याद है, बहुत अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर है। तो वो बिल्कुल मॉडर्न का दिक्कत नहीं था। एंशिएंट मिडवल भी सर ने अपने क्लास के थ्रू बहुत अच्छे से मतलब हम लोग को समझा दिया था। मतलब पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं सिर्फ मैथ की स्टूडेंट थी, मैथ्स ही मैं मतलब 12th तक सिर्फ मेरा मैथ ही और फिजिक्स केमिस्ट्री इतना ही था, मैथ ही मेरी दुनिया थी। और यहाँ पे आने के बाद बीए में बिल्कुल नहीं समझ में आता था, तो हिस्ट्री यहाँ पे आने के बाद सर के द्वारा समझ में आया।
जी, मतलब सत्यपाल सर का काफ़ी योगदान रहा आपके साथ और कई सारे बच्चों के लिए सत्यपाल सर ने फ्री क्लासेस और अपनी शिक्षा के दौरान काफ़ी मदद की है। तो अगर आप में से भी कोई बच्चा अगर हिस्ट्री से तैयारी कर रहा है सीयूईटी, पीजी के लिए या फिर नेट जेआरएफ के लिए, तो आप डॉक्टर सत्यपाल सर की क्लास से बीएचयू वाले टीम के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अगर आगे कोई भी डिटेल चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया, आप वहाँ से व्हाट्सअप करके और फ़ोन करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बता दिया कि सत्यपाल सर का कितना योगदान रहा आपके पढ़ाई को लेके, आपकी तैयारी प्रिपरेशन से लेके अभी तक जेआरएफ क्वालिफिकेशन तक। लेकिन आपके अंदर ये है कि आप रिवीजन कितना करती थी, क्योंकि आखिर में पढ़ना आप ही को है। सर तो एक रास्ता दिखा देते थे, आपको इस रास्ते पे चलना। तो आपने कितना देर रिवीजन, कैसे रिवीजन करती थी आप भी जूनियर्स को बताइए। जब हम लोग की क्लासेस चलती थी, चाहे वो पीजी के हो चाहे यूजीसी के लिए, तो सर पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताते थे कि पढ़ना कैसे, रिवीजन कैसे करना है और चीज़ों को पढ़ना कैसे है। सब चीज़ नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बस जी। उसे ही पढ़ना है। सब चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब एक स्मार्ट स्टडी बताते थे कि स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तो जब सर ने बताया था तो सर ने बताया था कि आप उसे आगे पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, उसको पढ़िए। उसके बाद उसे कुछ नोट्स भी बनाते रहिए। मैंने भी नोट्स बनाया था। नोट्स बनाने के साथ साथ सर ने बताया था कि रिवीजन करते रहिए। तो मैं फर्स्ट पेपर चाहे सेकंड पेपर जो भी मैं बुक से ही पढ़ती थी, लेकिन फिर भी उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाती थी और उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करती थी। क्योंकि जब एग्ज़ाम के टाइम में नया चीज़ें पढ़ो तो ये कुछ गलतियाँ थी मेरी जून और दिसंबर में कि मैंने रिवीजन मतलब अच्छे से नहीं कर पाई लास्ट टाइम में कुछ नई चीज़ें होता था कि ये भी नहीं पढ़ा तो नई चीज़ें पढ़ने लगती थी। तो वही है कि नई चीज़ें जब लास्ट में पढ़ो तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था। मतलब आसान मेरी सिलेक्शन का यही है जो मैंने अपनी कमी देखी कि मैंने आसान क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन तो मैंने कर लिया लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था। तो सर यही बोले थे कि सिलेक्शन उसी का नहीं होता है जो इजी क्वेश्चन गलत करता है। तो यही चीज़ है कि जब ये आदमी बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लेता है, बहुत रिवीजन करता है, तो रिवीजन करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आप इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो मैंने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाया था उसी को रिवाइज हाँ, इस बार मैंने रिवीजन पे काफ़ी ध्यान दिया, नई चीज़ें को थोड़ा अवॉइड किया। पढ़ना ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, क्योंकि वो स्टूडेंट की एक ऐसी होती है आदत सी होती है। तो मैंने भी लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ नए टॉपिक को पढ़ा था, तो थोड़े बहुत फर्स्ट पेपर में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो गए थे। जी। लेकिन तो मेरा आगे का सवाल ही यही था आपसे कि जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो या आपके साथ के जो लोग हैं जिनका नेट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, तो वो एग्जाम से पहले जो 10-15 दिन पहले जो गलती वो ना करें, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि 10-15 दिन पहले एग्जाम देने से पहले क्या नई चीज़ करनी चाहिए। यही चीज़ है कि नई चीज़ों को नहीं पढ़नी चाहिए। जितने भी आपने नोट्स बनाए पढ़ते वक़्त उन्हें पढ़िए, मतलब उसे जितनी बार हो सके उसको रिवीजन करिए और नई चीज़ों को बहुत कम ही, मतलब कुछ टॉपिक है जैसे आपने पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन ही है तो उसमें कोई टॉपिक आप भूल गए, इथिक्स भूल गए, तो उसको एक बार देख लीजिए। अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लीजिए। लेकिन ये एकदम बिल्कुल ये नहीं कहें कि नई चीज़ें नहीं पढ़िए। अगर लगे कि ये नहीं पढ़े हैं तो उसको कवर कर लीजिए, उससे भी कई बार रिवीजन कर लीजिए। लेकिन नई चीज़ों को ना पढ़े, कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे जितना भी, चाहे नेगेटिव दोस्त हो चाहिए, और जितना हो सके खुद को टाइम दे, खुद के ऊपर देखे कि मुझे क्या करना है, और एग्जाम के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहे कि हाँ हम कर लेंगे। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। खुद पे भरोसा होगा तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थी सानू जायसवाल जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाइड किया जून 2024 के लिए। तो बहुत बहुत आपको पहले बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के भविष्य के लिए। तो ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो उनकी रणनीति के बारे में जानेंगे, और जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया उनसे जानेंगे कि कहाँ उनके अंदर कमी रह गई, जिससे कई बार नॉर्मलाइजेशन के कारण, क्वेश्चन कम होने के कारण नेट पे ही अटक गए कुछ बच्चे जो थे। तो उनसे भी हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या बेहतर किया जा सकता था और क्या अच्छा किया जा सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और अगर किसी भी तरीके की जानकारी और इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्टर सत्यपाल सर की क्लासेस के लिए या फिर और बीएचयू से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।